यूनिट सेल एंड प्रिमिटिव सेल के बारे में चर्चा करेंगे। इसे हिंदी में कह सकते हैं एकांक कोशिका और अभाज्य कोशिका के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने जालक, अवयव और क्रिस्टल मतलब लैटिस, बेसिस, क्रिस्टल्स के बारे में चर्चा की थी। उसमें हमने बात की थी कि लैटिस एक रेगुलर और पीरियडिक अरेंजमेंट है पॉइंट्स का, मतलब जालक बिंदुओं का क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित एक आवर्ती आव्यूह होता है। तो ये बात स्पष्ट होती है कि चूंकि जालक एक आवर्ती आव्यूह है, पीरियडिक रेगुलर पीरियडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स है, तो हम उसमें से कोई यूनिट, कोई इकाई ऐसी चुन सकते हैं जिसको यदि हम आवर्ती रूप से त्रिविम में स्पेस में पुनरावृत्ति करें तो हमें वो पूरा जालक मिल जाए। तो इससे ये लाभ होगा कि हमें जालक में इतने सारे बिंदुओं को प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम केवल उस इकाई को बता दें कि ये हमारी उस जालक की इकाई है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सुनने वाला व्यक्ति उस इकाई को इमेजिन कर लेगा कि अगर हम उस इकाई को त्रिविम में रिपीट करें तो जालक किस प्रकार की होगी। इस तरह से हम समय और ऊर्जा का बचाव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने जो जालक ली है, साधारण सी जालक है, इसमें हम चूंकि रेगुलर और पीरियडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स है, तो हम एक इकाई ढूंढ सकते हैं जिसे हम 3 डायमेंशनल स्पेस में, चूंकि ये 2 डायमेंशनल है, 3rd डायमेंशन की आपको खुद कल्पना करनी पड़ेगी। तो हम एक ऐसी यूनिट खोज सकते हैं जिसे हम ऊपर नीचे आगे पीछे सारे स्पेस में रिपीट करें तो हमें ये वाली जालक, पूरी जालक मिल जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो यूनिट है जिसे हम 1 नंबर दे रहे हैं, यदि आप इसे आगे पीछे ऊपर नीचे रिपीट करते हैं तो आपको ये पूरी जालक मिल जाएगी। जैसे इस तरह से दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरफ आप इसी तरह से चारों तरफ आप रिपीट कर दीजिए तो आपको ये पूरी जालक मिल जाएगी। तो इसका ये लाभ है कि आपको ये पूरे सारे बिंदु बनाने की बजाय आप यदि ये केवल एक इकाई बना दें और कहें कि मैं उस जालक की बात कर रहा हूँ जिसकी ये एक इकाई है, तो सुनने वाला इमेजिन कर लेगा कि आप किस जालक की बात कर रहे हैं। तो आपको इतने सारे बिंदुओं को बनाने की जरूरत नहीं होगी। ये जरूरी नहीं कि किसी जालक में आप केवल एक ही तरह की इकाई ढूंढ सकें जो पुनरावृत्ति हो। आप कई तरह की इकाइयां ढूंढ सकते हैं जिनको आप पुनरावृत्ति करें, मतलब रिपीट करें 3 डायमेंशन में, तो आपको पूरी जालक मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है जिसे 2 नंबर से हम डिनोट कर रहे हैं, इसको अगर आप 3 डायमेंशन में रिपीट करेंगे, यानी इसमें 2 डायमेंशन की बात करें तो 2 डायमेंशन में रिपीट करेंगे तो आपको पूरी जालक, पूरा ये लैटिस मिल जाएगा। वैसे ही ये वाला एक इकाई है जिसे आप रिपीट कर सकते हैं जिसे पूरी जालक मिले। वैसे ही ये वाली इकाई है जिसे आप रिपीट कर सकते हैं। तो कई तरह की इकाइयां हैं जिसे आप रिपीट कर सकते हैं। आप कई तरह की इकाइयां ढूंढ सकते हैं अपनी जालक में जिसे रिपीट करने से आप को वो पूरी जालक मिल जाएगी। लेकिन एक बात को हमें ध्यान रखना है कि हमने पहले के वीडियोस में बात की थी कि जालक कई तरह के सममित संक्रियाओं को, सिमेट्री ऑपरेशंस को फॉलो करती हैं।
तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि यदि हम किसी एक इकाई को चुन रहे हैं जो कि 3 डायमेंशन में रिपीट करने से आपको पूरी जालक दे देगी, तो हमें इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम ऐसे इकाई को चुने जो कि उन सारे सिमेट्री ऑपरेशंस को भी फॉलो करती हैं जो कि एक जालक फॉलो करती है, तभी वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन उस जालक का सही रिप्रेजेंटेशन करेगी। साथ में इस बात को भी ध्यान देना है कि जो इकाई है उसका जो शेप है, जो आकृति है, वो सरल हो, जिससे कि अगला व्यक्ति को, जिसे आप बताते हैं कि ये हमारे जालक की इकाई है, तो वो उसको त्रिविम में इमेजिन करने में उसको आसानी हो। तो चुनने से पहले 2 बातों का ध्यान देना है कि एक तो वो उसकी आकृति सरल हो, साथ में दूसरा कि वो उन सारे सिमेट्री ऑपरेशंस को, सम्मिश्र संक्रियाओं को अनुसरण करती हो, मतलब उसमें वो सारी सिमेट्री ऑपरेशंस एग्जिस्ट करती हो जो कि एक जालक में होती है। तो आप देख रहे हैं ये वाली जो जालक है, ये जो इकाई है, वो उन सभी सम्मित संक्रियाओं को एग्जिस्ट करती है इसमें, जो कि इस जालक में एग्जिस्ट करती है। साथ किंतु ये वाली दूसरे नंबर की जो इकाई है, ये ऐसा नहीं करती। इसकी आकृति तो सरल है, लेकिन वो उन सारी संक्रियाओं को फॉलो नहीं करती है। इसमें वो सारी सम्मिश्र संक्रियाएं नहीं हैं जो कि इस जालक में एग्जिस्ट करती हैं। वैसे ही ये इसके साथ भी वही स्थिति है कि इसमें वो संक्रियाएं, वो सम्मिश्र संक्रियाएं इसमें एग्जिस्ट नहीं करती हैं जो इस जालक में एग्जिस्ट करती हैं। किंतु ये वाली जो इकाई है, इसमें वो सारी सम्मिश्र संक्रियाएं हैं जो कि ये जालक फॉलो करती हैं। तो हमारे पास रिजल्टेंट हमने जो 4 इकाइयां ढूंढी थी, उनमें से ये 2 इकाइयां ऐसी हैं जिनका शेप भी सरल है, आकृति सरल है, साथ में वो उन सारी सम्मिश्र संक्रियाओं को फॉलो करती हैं जो कि एक ये वाली जालक फॉलो करती है। तो इसका मतलब ये जो दूसरी इकाई और तीसरी इकाई सही रिप्रेजेंटेशन नहीं करेगी हमारी जालक का। तो ये 2 हैं जिसे आप ट्रू रिप्रेजेंटेशन हमारी जालक का कर रही हैं। तो लेकिन इन दोनों में आप एक अंतर देख रहे हैं कि ये तो इसका जो आयतन है वो कम है, लेकिन इसका जो आयतन है वो इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है। साथ ही में इसमें जो बिंदु हैं, बिंदुओं की संख्या है यूनिट इस इकाई में वो कम है, जबकि इस इकाई में जो बिंदुओं की संख्या है वो ज्यादा है। तो ये वाली जो सेल है, ये प्रिमिटिव सेल, अभाज्य कोष्ठिका कहलाती है। ये जो इकाई है ये अभाज्य कोष्ठिका, इंग्लिश में से प्रिमिटिव सेल कहते हैं। और ये वाली जो कोष्ठिका है, इसमें जो ये यूनिट सेल कहलाती है, इकाई कोष्ठिका कहलाती है। तो इकाई कोष्ठिका और अभाज्य कोष्ठिका में अंतर क्या है? ये इनके एक पहला जो बेसिक डिफरेंस है वो आयतन का डिफरेंस है। आयतन जो प्रिमिटिव सेल का, जो अभाज्य कोष्ठिका का आयतन सबसे कम होता है और यूनिट सेल का आयतन अभाज्य कोष्ठिका से सदैव ज्यादा होता है। साथ में जो अभाज्य कोष्ठिकाएं हैं, उनके पास जो बिंदु हैं, वो केवल एक ही बिंदु होता है अभाज्य कोष्ठिका में, जबकि जो यूनिट सेल है, एकांक कोष्ठिका है, उसमें बिंदुओं की संख्या एक से अधिक हो सकती है। आप इसे किस तरह से बिंदु निकाल सकते हैं, इसे हम इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे हमने ये बात की थी ये कि हम इसे रिपीट कर सकते हैं पूरे चारों तरफ, तो आपको पूरी एक जालक मिल जाएगी। तो आप इधर देखें कि
ये जो पॉइंट है, इसका ये जो पॉइंट, ये इससे भी शेयर्ड है, इससे भी शेयर्ड है, इससे भी, मतलब चार सेल्स इसी पॉइंट को शेयरिंग कर रही हैं, तो एक सेल पर इसका हिस्सा 1/4 आएगा। वैसे ही ये पॉइंट भी 4 सेल से शेयर होगा, नीचे की 2 और ऊपर 2 जो दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन होंगी वो ऊपर 2, क्योंकि जालक तो अनंत विस्तार का होता है, इसलिए ये ऊपर 2 और आएंगी, लेकिन स्क्रीन की लिमिटेशन के कारण ऊपर आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो टोटल 4, तो इसका भी 1/4 हिस्सा, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, तो इसके पास जो हिस्सा है वो केवल 1 हुआ, एक चौथाई से, एक चौथाई से, एक चौथाई से, एक चौथाई से, तो कुल जो बिंदुओं की संख्या इसके पास रह गई वो 1 ही रह गई। तो इसके पास जो बिंदुओं की संख्या है वो 1 ही है। तो प्रिमिटिव सेल के पास जो बिंदुओं की संख्या होती है वो केवल 1 ही होती है, और यूनिट सेल के पास जो बिंदुओं की संख्या वो 1 से अधिक हो सकती है। जैसे इसके ये तो एक है, एक बिंदु है जो कम्प्लीटली इसी के पास है, तो एक तो है ही ये, साथ में ये कोने के उसी के, जैसे पहले के बारे में बात की थी कि ये 4 से घिरा हुआ होगा, तो 1/4 इसका हिस्सा, 1/4 इसका, 1/4 इसका, 1/4 इसका, तो टोटल जो हिस्सा हो गया वो 1 हो गया। तो कॉर्नर्स के कारण जो हिस्सा हो गया वो एक बिंदु, ये कम्प्लीटली इसी के पास है, तो एक बिंदु ये, तो टोटल 2 बिंदु। अब ये इनकी बात करें जो कि इनके बीच बीच में है, तो ये जो आप जब इस कोष्टिका को, आप एकांक कोष्टिका को रिपीट करेंगे, तो एक कोष्टिका ऊपर आएगी, एक कोष्टिका इधर आएगी, तो ऊपर जब कोष्टिका जाएगी तो इसकी जो शेयरिंग होगी वो आधी इससे और आधी ऊपर वाली कोष्टिका से, क्योंकि ये ऊपर इस तरह से रहेगी, तो आधी ऊपर उससे शेयरिंग होगी, वैसे ही आधी इधर से इसकी शेयरिंग होगी, आधी इसकी यहाँ से शेयरिंग होगी और आधी इधर, तो ये आधा 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 और यहाँ आधा, तो ये हो गए 2, 1 2, तो 2, ये 3 और एक कॉर्नर के कारण 4, तो इसके पास टोटल जो पॉइंट्स हो गए वो 4 हैं। एक और ध्यान देने वाली बात है कि हमने जो पहले के वीडियोस में इस बात को स्टडी किया, हमने मूलभूत स्थानांतरण सदिश और अभाज्य मूलभूत स्थानांतरण सदिश के बारे में अध्ययन किया था, स्टडी की थी। तो ये जो प्रिमिटिव सेल है, इसके जो एजेस होते हैं वो अभाज्य स्थानांतरण सदिश होते हैं। अभाज्य स्थानांतरण सदिश क्या होते हैं वो आप पहले के वीडियोस में देख के स्टडी कर लीजिए। तो जो प्रिमिटिव सेल है, जो अभाज्य कोष्टिका है, उसके जो एजेस होते हैं, जो किनारे होते हैं, वो अभाज्य स्थानांतरण सदिश होते हैं, और जबकि एकांक कोष्टिका के जो एजेस होते हैं वो मूलभूत स्थानांतरण सदिश होते हैं। एक बार वापस से समझ लीजिए, जो प्रिमिटिव सेल के जो एजेस होते हैं वो अभाज्य मूलभूत स्थानांतरण सदिश होते हैं, जबकि एकांक कोष्टिका के जो एजेस होते हैं वो मूलभूत स्थानांतरण सदिश होते हैं। एजेस मूलभूत स्थानांतरण सदिश और अभाज्य मूलभूत स्थानांतरण सदिश होते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मूलभूत स्थानांतरण सदिश और अभाज्य मूलभूत स्थानांतरण सदिश में क्या अंतर होता है वो आप पहले की वीडियोस में स्टडी कर लीजिए। तो फाइनली जो हम एकांक कोष्टिका यानी यूनिट सेल और प्रिमिटिव सेल की डेफिनेशन दे सकते हैं वो क्या है? ए पैरेलल पाइप which when repeated in 3 dimension gives the full crystal या gives the full lattice। यदि आप लैटिस के बारे में बात कर रहे हैं तो फुल लैटिस आ जाएगा, और क्रिस्टल के बारे में बात कर रहे हैं तो फुल क्रिस्टल। आप एकांक कोष्टिका क्रिस्टल में भी ढूंढ सकते हैं और लैटिस में भी ढूंढ सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं, लैटिस की या क्रिस्टल की। क्रिस्टल कैसे बनेगा?
यदि लैटिस पे आप बेसिस पुट अप कर देंगे तो आपको क्रिस्टल मिल जाएगा। तो हिंदी में अगर हम कहें एकांक कोष्टिका क्या है, यह एक समषटफलक है जिसको अगर आप त्रिविम में रिपीट करें तो आपको पूरा क्रिस्टल मिल जाएगा। अभाज्य कोष्टिका क्या है, ये भी एक समषटफलक है जिसे आप 3 डायमेंशन में रिपीट करते हैं तो आपको पूरा क्रिस्टल मिल जाता है। लेकिन दोनों में एक विशेष बेसिक डिफरेंस ये है कि प्रिमिटिव सेल यानी अभाज्य कोष्टिका में केवल एक लैटिस बिंदु होता है, एक जालक बिंदु होता है, जबकि एकांक कोष्टिका में एक से अधिक जालक बिंदु हो सकते हैं। साथ में जो अभाज्य कोष्टिका है आप वो सबसे कम वॉल्यूम की होती है, सबसे कम आयतन की होती है, जबकि यूनिट सेल एकांक कोष्टिका का आयतन कितना भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप किसी जालक में कई सारी एकांक कोष्टिकाएं खोज सकते हैं तो उनमें से सबसे कम आयतन की जो कोष्टिका है जिसमें केवल एक बिंदु है वो अभाज्य कोष्टिका होती है। ये वही जो हमने आपको इससे पहले भी बात की कि जैसे ये अगर यूनिट सेल है, सॉरी ये एक सेल है जो आप 3 डायमेंशन में रिपीट कर सकते हैं। ये एक प्रिमिटिव सेल है। आप इसे 3 डायमेंशन में रिपीट करेंगे तो जो कंट्रीब्यूशन होगा हर का यहाँ 2 डायमेंशन है तो हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं। 2 डायमेंशन में रिपीट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन जो होगा जो शेयर होगा इस पॉइंट का 1/4 1/4 1/4 1/4 होगा। तो इस तो केवल एक बिंदु हुआ है इसके पास, जबकि इसमें ये अगर कोष्टिका लें, ये वाली एक कोष्टिका, तो इसके पास जैसे हमने बात किया कि 4 बिंदु होंगे और इसका आयतन ज्यादा होगा इस प्रिमिटिव सेल के रिस्पेक्ट में। ये जब आप ये पूरी इसे कोष्टिका यूनिट सेल लेंगे तो ये जो बिंदु है ये कंप्लीटली इस कोष्टिका के अंदर लाई कर रहा होगा। इनका आधा हिस्सा होगा और इस कॉर्नर्स पे जो है 2 3 4 इनका 1/4 1/4। तो इस यदि इसे कोष्टिका माने तो इस तरह की शेप को आप रिपीट करें तो 4 होगा, इसका आयतन बड़ा होगा। यदि आप केवल इस एक कोष्टिका को रिपीट करें चारों तरफ तो इसका आयतन काफी कम है, केवल एक ही बिंदु है इसमें इसके पास में। तो ये तो प्रिमिटिव सेल हो जाएगी। और ये सेल यदि आप इस आकृति को रिपीट करना चाह रहे हैं तो ये एकांक कोष्टिका हो जाएगी। ये हमने 3 डायमेंशन में लिया है त्रिविम में। अभी तक हम 2 डायमेंशन का ही फिगर दिखा रहे थे, इस बार 3 डायमेंशन का। तो ये 3 डायमेंशन में यदि हम जो ये वाली यूनिट है, एक यूनिट, इसको रिपीट करें तो आपको जो जालक मिल जाएगा पूरा एक। यहाँ हमने केवल इसको पीछे इधर रिपीट किया इसको, ये यहाँ पर ये वाला नीचे, तो इसका रिपीटेशन किया है। आप इसे इधर उधर पूरे चारों तरफ रिपीट करें तो आपको पूरा जालक इसका मिल जाएगा। तो ये एक एकांक कोष्टिका आप ले सकते हैं ये वाली। तो इसके जो ये सदिश हैं इसके, ये सबसे छोटी कोष्टिका, सबसे कम आयतन की कोष्टिका है। इससे छोटे आयतन की कोष्टिका और नहीं आप ढूंढ सकते हैं इसमें। तो ये सबसे कम आयतन वाली कोष्टिका है। और इसके पास कितने लैटिस पॉइंट हैं, कितने जालक बिंदु हैं, इसको आप देख सकते हैं। जैसे ये वाला जालक बिंदु के बारे में बात करें तो इसका जो आधा हिस्सा है, जो ये कितने से घिरा हुआ है, कितने सेल से, ये एक येलो वाली, ब्लू वाली, नीली वाली, लाल वाली और एक ये, तो 4 ऊपर हैं और 4 नीचे हैं। ये ब्लू से होगा, ये वाले
हल्के ब्लू से व्हाइट से होगा, है ना। तो और पीछे वाली तो 4 से ये घिरा हुआ है नीचे और 4 ऊपर, मतलब कुल 8 इकाइयों से ये घिरा हुआ है। तो इसका जो हिस्सा हो गया 1/8, 1/8। तो इसके लाल वाले के पास जो केवल एक इकाई के बारे में बात कर रहे हैं, उसके पास 1/8 हो गया हिस्सा। वैसे ही सारे बिंदुओं के साथ यही स्थिति होगी। और टोटल कितने बिंदु हैं इसके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिंदु हैं। और एक बिंदु से जो भाग मिल रहा है वो 1/8, तो कितना हो गया? 1। तो टोटल जो बिंदुओं की संख्या कितनी हो गई? 1। 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, सबसे 1/8 का शेयर है, टोटल 8 है। तो 8 इंटू 1/8, तो 1 बिंदु हो गया। मतलब इस सेल के पास केवल एक बिंदु है, एक लैटिस पॉइंट है, और इसका आयतन भी सबसे कम है। आयतन इससे छोटी आप यूनिट सेल नहीं ढूंढ सकते, जिसको आप रिपीट करें तो आपको यही जालक मिल जाए। तो ये मिनिमम वॉल्यूम सेल है और केवल एक लैटिस पॉइंट है, जिसे रिपीट करने से आपको पूरी सेल मिलेगी। इसलिए ये जो सेल है ये अभाज्य कोशिका कहलाएगी, प्रिमिटिव सेल है इस जालक की। ये जो वेक्टर्स आप देख रहे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये तीनों जो वेक्टर हैं ये अभाज्य मूलभूत स्थानांतरण सदिश कहलाते हैं। ये अभाज्य मूलभूत स्थानांतरण सदिश हैं। ये क्या होते हैं? जैसे हमने पहले भी कहा, आप इससे पहले के वीडियोस में उसको स्टडी कर लें। एक बात को आप स्पेशली ध्यान दें कि अगर आप जब वेक्टर्स डिसाइड कर रहे हैं तो उसे राइट हैंड रूल का मतलब सीधे हाथ के नियम को, सीधे हाथ राइट हैंड रूल का फॉलो करें। मतलब यदि फिंगर्स ए से बी की ओर कर्व करें, जो थंब की डायरेक्शन है, अंगूठे की डायरेक्शन है, वो सी की डायरेक्शन होगी। यदि आप अपनी उंगलियों को ए से बी की ओर घुमाएंगे तो जो अंगूठे की डायरेक्शन है वो आपको सी की डायरेक्शन देगी। इस बात को आप डायरेक्शन लेते समय, सदिश लेते समय इस बात को स्पेशली ध्यान दें। तो ये हम बात कर रहे थे, ये अभाज्य मूलभूत स्थानांतरण सदिश है। इसके अलावा ये तो आपकी एक यूनिट सेल हो गई जो कि अभाज्य कोशिका है। दूसरी और भी आप एकांक कोशिकाएं ढूंढ सकते हैं जो कि जिससे कि आप रिपीट करें तो आपको ये वाला ही जालक मिल जाए। यदि आप इसको पूरा एक कोशिका मान लें, इसको पूरी एक कोशिका मान लें, तो आप इसे भी रिपीट करेंगे तो आपको पूरी क्रिस्टल, पूरा लैटिस मिल जाएगा। तो इस पूरी का जो स्थानांतरण सदिश जो एजेस होंगे वो ये वाले जो एजेस हैं, ये ए, ये बी और ये सी, ये जो एजेस हैं, ये एजेस पे जो ये वेक्टर्स हैं, ये मूलभूत स्थानांतरण सदिश है, ये अभाज्य मूलभूत स्थानांतरण सदिश नहीं के हैं। तो ये जो एकांक कोशिका है उसके जो एजेस होते हैं वो मूलभूत स्थानांतरण सदिश होते हैं। अब आप देखिए इसका आयतन भी अभाज्य कोशिका के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है और इसके पास जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो भी काफी ज्यादा है। इसके लैटिस पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं कि इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा, इनका वो जो कॉर्नर्स वाले हैं उनका 1/8 कंट्रीब्यूशन होगा, और इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो उसे भी आप जब आप ऊपर नीचे आगे पीछे रख के देखेंगे तो आप पाएंगे ये जो बिंदु है ये 4 एकांक, इस तरह की 4 एकांक कोशिकाओं से घिरा होगा, 2 ऊपर और 2 नीचे। तो इसका कंट्रीब्यूशन 1/4 होगा और टोटल इस तरह के 1 2 3 4 और ऊपर 4, तो 8 बिंदु होंगे
तो टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 8 इंटू 1/4। तो 2 का कंट्रीब्यूशन इसके कारण होगा, इन जो 4 से घिरे हुए हैं बिंदु, और एक कंट्रीब्यूशन कॉर्नर वालों से होगा क्योंकि 1/8 है, और एक इससे। तो 1 2 3 4 4, ये टोटल 4 हो गए। अब हम बात करते हैं उन बिंदुओं की जो कि ये इधर उपस्थित है। तो ये इस कोष्टिका से शेयर्ड है, साथ में जो सामने आएगी कोष्टिका उससे शेयरिंग होगी, मतलब आधा आधा शेयरिंग होगी दोनों में। तो इसका पास जो कंट्रीब्यूशन है वो आधा है। और टोटल कितने बिंदु हैं? ये 1 2, पीछे वाला 3 और साइड वाला 4 और नीचे 5 और ऊपर 6। तो 6 और हरे का कंट्रीब्यूशन आधा, तो 6 इंटू 1/2 मतलब 3। तो टोटल कंट्रीब्यूशन 3। तो पहले जो हमने काउंट किया था वो 4 और इनके कारण 3 का कंट्रीब्यूशन, तो टोटल 7। मतलब इस कोष्टिका के पास जो कुल बिंदुओं की संख्या 7 है, जबकि जो अभाज्य कोष्टिका है इसके पास जो कंट्रीब्यूशन है बिंदुओं का वो 1 है। इसकी वॉल्यूम भी सबसे कम है, ये अभाज्य कोष्टिका का है। जबकि ये यदि हम एक एकांक कोष्टिका के रूप में चुने तो इसका आयतन भी इससे अधिक है अभाज्य कोष्टिका से, और इसकी जो बिंदुओं की संख्या है वो भी 7 है। तो आज हमने अभाज्य कोष्टिका और एकांक कोष्टिकाओं के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।